हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस मैंडलीव पीरियडिक टेबल। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कुछ लॉ क्लियर किए थे, जैसे कि डॉबर-आयरन ट्रायड्स लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, है ना। और ये किस बारे में थे? एलिमेंट्स को एक ऑर्डर के फॉर्म में जमा कर इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी एलिमेंट्स की, उन्हें कैसे पहचानना है। तो उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे मैंडलीव पीरियडिक टेबल। तो ये मैंडलीव पीरियडिक टेबल क्या है? तो इसमें ये जो टेबल बनाई गई है ये मैंडलीव द्वारा बनाई गई है, और इस टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उन्हें इसमें रखा गया है। और एक बोलना चाहिए अलग टाइप से, है ना, जो बोलना चाहिए टेबल में किस टाइप से है, उनकी प्रॉपर्टी के बेस में टेबल बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। Even after the rejections of Newland law of octave, many scientists continue to search of a pattern that correlated the properties of elements with their atomic mass, है ना। तो न्यूलैंड का जो ऑक्टिव लॉ था वह रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट थे, उनकी सर्च जारी थी और वह सर्च करते गए, और वह एटॉमिक मास, है ना, जो बोलना चाहिए जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक मास होते हैं उस पर बेस प्रॉपर्टीज़, है ना, उन पर बेस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स के लिए उन्होंने कुछ और पैटर्न देखे और बोलना चाहिए रिसर्च किया उनमें, और किस पैटर्न में हम लोग इन्हें जमा कर पढ़ सकते हैं। तो यह खोज जारी रही। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट्स गोज़ टू डेमेट्री इवानोविच मैंडलीव रूसिन्स केमिस्ट। तो यह क्या बोल रहा है कि जो मेन क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स का क्लासीफाई करने का जो मेन क्रेडिट किसे जाता है? मैंडलीव को जाता है। मैंडलीव एक साइंटिस्ट है और रूसिन केमिस्ट, तो यह एक रूसी केमिस्ट है ना, रूसी रसायनज्ञ है। ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द early development of the periodic table of elements wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property। तो उन्होंने बोलना चाहिए ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर, तो उन्हें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो पीरियडिक टेबल का जो डेवलपमेंट किया है वह एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने के लिए उन्होंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या यूज़ की है? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए उन्होंने एक पीरियडिक टेबल बनाई है, इसलिए उन्हें मेन डेवलपमेंट का श्रेय किसे जाना चाहिए? मैंडलीव को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बोलना चाहिए ट्राई किए, बहुत प्रयास की, तब जाके यह उनकी एक टेबल बनी थी। द एटॉमिक मास एंड आल्सो द सिमिलरिटीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे एक टेबल बनाई। तो वैन मैंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, जब मैंडलीव ने अपना वर्क स्टार्ट किया तब 63 एलिमेंट्स वर नोन, तब 63 एलिमेंट्स ही ज्ञात थे। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उन्होंने कुछ एग्जामिन से मतलब उन्होंने कुछ प्रयास किए, कुछ रिलेशनशिप पाया उन्होंने किन किन के बीच में? एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उन्होंने कुछ सिमिलरिटीज़ देखी 63 एलिमेंट्स में। तो among chemical properties मैंडलीव concentrate on the compound form by the elements with oxygen and hydrogen। तो उन्होंने सबसे पहले किस में कंसनट्रेट किया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पर उन्होंने सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट किया। तो कंसनट्रेट करने के बाद क्या पाया? ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज देयर आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट्स। तो उन्होंने इन्हीं दो एलिमेंट्स को क्यों चूज़ किया? इन्हीं दो एलिमेंट्स का कंपाउंड क्यों चूज़ किया? क्योंकि उन्होंने पाया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बहुत ही वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले दो एलिमेंट्स के कंपाउंड के बारे में जाना। अब देखिए, he then took 63 card and one each card he wrote down the properties of one element। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? 63 एलिमेंट्स उन्होंने उनके मतलब टाइम तक ज्ञात थे, तो उन्होंने 63 कार्ड बनाए, और फिर उन्होंने उन कार्ड में हर एक कार्ड में एक एक एलिमेंट्स का नेम राइट किया और उनकी प्रॉपर्टीज़ को राइट किया। फिर क्या किया? ही शॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड पिन द कार्ड। फिर जब उन्होंने ऐसा किया तब उन्होंने जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी तो उन सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखा और उन्हें पिनअप कर दिया। मतलब उन्होंने कैसे जमाया है, कैसे टेबल बनाया उसके बारे में बताया है इसमें। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले एक 63 कार्ड लिए और उस कार्ड में हर एक एलिमेंट्स के नेम राइट किया
एंड नेम राइट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ भी राइट की, और प्रॉपर्टीज़ राइट करने के बाद उन्होंने मैच किया कि किस किस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किस किस से मैच हो रही है, और जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी उन्होंने एक साथ पिन करके रख दिया। फिर देखिए, ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स गॉट अ प्लेस इन द पीरियडिक टेबल एंड वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया कि टेबल कैसी बनानी चाहिए, उनकी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, क्योंकि उन्होंने जब एलिमेंट्स को जमाया उनकी प्रॉपर्टीज़ जो जिन एलिमेंट्स की मैच हो रही थी तो वह उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मैच हो रही थी। तो उन्होंने यही अपने पीरियडिक टेबल का जो मेन बेस यही बनाया उन्होंने। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व, है ना, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर एक्योर अ पीरियडिक रिक्योरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो उन्होंने फिर जो जो एलिमेंट्स को एक टेबल पे राइट किया था उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। ऑन दिस बेसिस मैनली फॉर्मुलेटेड अ पीरियडिक लॉ which states that the properties of elements are the periodic functions of their atomic mass। तो फिर उन्होंने एक लॉ बनाया, और लॉ क्या है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा उनका लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक लॉ विच स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो क्या बोल रहा है कि जो पीरियडिक टेबल होती है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं यदि हम उन्हें तो वह एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वह एटॉमिक मास के पीरियडिक फंक्शन होती है। इट मीन्स एटॉमिक मास की पीरियडिक फंक्शन मीन क्या हो जाएगा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे यदि हम उन्हें जमाएं तो हर एक अंतराल के बाद, मैंने कुछ जो अंतराल जैसे कि 7 एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स के स्टेंजा के बाद या अंतराल के बाद क्या होना चाहिए कि फिर से जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी मैच होती है। तो इस प्रकार से उनका ये लॉ बना, और लॉ किस बेस में है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। और उन्होंने क्या कहा है, उनका एटॉमिक क्या बोला है कि पीरियडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक मास के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो, ठीक। तो मेनली पीरियडिक टेबल कॉन्टेंट वेरिटिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप। उन्होंने अपनी टेबल को नाम दिया, उन्होंने अपने टेबल में कुछ कॉलम बनाए और उस कॉलम को वर्टिकल कॉलम बनाए, तो उस वर्टिकल कॉलम को उन्होंने ग्रुप कहा, और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज बनाई जिन्हें उन्होंने पीरियड्स कहा, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, यह है मैनलीफ की पीरियडिक टेबल। ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये पीरियड्स हैं, है ना। तो इसमें फिर उन्होंने एलिमेंट्स को रखा है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड। तो ऐसे इन्होंने मैनलीफ ने टेबल बनाया। अब अचीवमेंट ऑफ मैनली पीरियडिक टेबल, अब उनकी अचीवमेंट क्या क्या थी, मैनलीफ की पीरियडिक टेबल की कौन कौन सी उपलब्धियाँ थी, देखिए। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place the elements with the slightly greater atomic mass। तो उनकी जब बोलना चाहिए जो मैनलीफ की जो सारणी बनी, तो क्या बोल रहा है, वैन डेवलपिंग द पीरियडिक टेबल, जब मैनलीफ की पीरियडिक टेबल डेवलप हुई तब क्या हुआ, देयर वर अ फ्यू इंस्टेंट वेयर मैनलीफ हैड टू प्लेस वन एलिमेंट्स विद द स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास। तो कभी कभी उनको अपनी जो मैनलीफ टेबल में जो जिसका जो एटॉमिक मास ज़्यादा है उससे उन्हें कभी कभी जो कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखना पड़ा, है ना। ऐसा कुछ मतलब कुछ बोलना चाहिए, कमियां भी रहती हैं टेबल्स में, तो यह एक कमी थी उनकी टेबल में। फिर देखिए द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। हाँ, क्या बोल रहा था, सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ जैसे कि कभी कभी उनको जो एक समान जो प्रॉपर्टीज़ वाले जो तत्व एलिमेंट्स थे उन्हें बोलना चाहिए एक साथ रखना चाहिए था, लेकिन कभी कभी उन्हें इस मतलब इनके भी मतलब खिलाफ जाना पड़ा, कभी कभी उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को अलग भी रख दिया था। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एटॉमिक मास 58.9 अपार्टेड बिफोर निकिल। 1 मिनट बस। है ना, देखिए तो क्या बोल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है, अपीयर्स बिफोर निकल
एटॉमिक मास 58.7। यानी कि क्या बोल रहा है, जो हमारी टेबल बनी है मैनलीफ की, उन्होंने किस बेस में बनाया है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर। मतलब उनकी टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो एलिमेंट्स आना था जिनका एटॉमिक मास कम है, फिर उसके बाद वो एलिमेंट्स आना था जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा है। लेकिन कुछ इसमें एजप्शंस मिलने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कोबाल्ट एंड निकिल। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकिल का है 58.7। तो कोबाल्ट से पहले निकिल को आना था, लेकिन आया कौन है, कोबाल्ट आया है, जिसका एटॉमिक मास कितना है 58.9 है ना। तो यह एक कुछ कमियां थी इसके बोलना चाहिए टेबल में। फिर फर्दर मैनलीफ लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियडिक टेबल इंस्टीड ऑफ द लुकिंग अपॉन दिस गैप्स आर डिफेक्ट्स। और मैनलीफ ने अपनी टेबल में कुछ पीरियडिक टेबल में अपने कुछ गैप्स भी छोड़ दिया था, कुछ खाली स्थान छोड़ दिया था। मैनलीफ boldly predict the existence of some elements that had not been discovered at the time. Manleaf named them by prefixing the Sanskrit numerical eka 1 to the name of preceding elements in the same group, है ना। तो मैनलीफ की जो बेडिक टेबल थी उसमें कुछ ब्लैंक स्थान भी छोड़ दिया था, ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया था उसने, क्योंकि उसे पता था कि आगे कुछ एलिमेंट्स की रिसर्च होने वाली है और उनकी प्रॉपर्टी को मिलते जुलते उन्होंने कुछ वहाँ पर कुछ गैप छोड़ दिया था। और उनका जो बोलना चाहिए जो नामी कल्चर है, उन्होंने संस्कृत का जैसा होता है एका, है ना, वन को एका बोलते हैं, तो उस टाइप से उन्होंने करने की सोच भी लिया था। फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम डिस्कवर्स लेटर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बाद में कुछ एलिमेंट्स की रिसर्च की गई, जैसे स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, है ना। तो है प्रॉपर्टी सिमिलर टू एका बोरान एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन। तो इनकी प्रॉपर्टी किस किस से मैच होती है, एका बोरान एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन, इनसे मैच होती है। फिर रेस्पेक्टिवली द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रीडिक्ट बाय मैनलीफ एंड दोज ऑफ द elements gallium which was discovered later and replace eka aluminums are listed as follow। इस प्रकार से बाद में कुछ एलिमेंट्स की रिसर्च हुई और उन्होंने इसी बेस पर उनका क्या कर दिया नामकरण कर दिया। अब देखिए दिस प्रोवाइड convincing evidence for both the correctness and usefulness of Manleaf periodic table. Further, it was the extraordinary success of Manleaf periodic that led chemist not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based। क्या बोल रहा है, अब देखिए आगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द प्रोवाइडिंग कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मैनलीफ पीरियडिक। तो इसमें जो मैनलीफ की जो बोलना चाहिए टेबल है, पीरियडिक टेबल है, उसमें करेक्टनेस यानी कि परिशुद्धता और उसके जो यूज़फुलनेस उपयोगिता के मतलब ठोस प्रूफ मिल गए थे उन्हें, मतलब कि बहुत यूज़फुल बोलना चाहिए टेबल हो सकती है, उन्होंने ऐसा सोच लिया। फिर देखिए टेबल फर्दर, इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मैनलीफ predictions that led chemists not only to accept his periodic table but also recognize him। अब देखिए इस प्रकार से जब उनको मैनलीफ के जो अपनी का जो अनुमान था कि जो बोलना चाहिए उनकी जो सक्सेस है, इस जो उन्होंने टेबल बनाया है, तो अलग अलग केमिस्ट ने उनकी जो बोलना चाहिए पीरियडिक टेबल को ना ही एक्सेप्ट किया बल्कि उनको जो बोलना चाहिए जो इस जो प्रिंसिपल का बोलना चाहिए क्या माना, सृजक माना, है ना। कि जो बोलना चाहिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने तो इसमें रिसर्च की थी, लेकिन जो मैनलीफ ने जो रिसर्च किया इस टेबल पर, तो उनकी जो रिसर्च थी बहुत ही सक्सेसफुल थी और यूज़फुल भी थी। इसलिए उन्होंने सारे साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या माना कि उसको इस प्रकार से बोलना चाहिए पीरियडिक टेबल का एक सृजक माना, किसको, मैनलीफ को, क्योंकि इसने जो टेबल बनाया था सीक्वेंस से वह बहुत ही बोलना चाहिए यूज़फुल थी और सारे एलिमेंट्स को पढ़ने का एक बहुत ही अच्छे तरीके से इससे पढ़ा जा सकता था एलिमेंट्स को। फिर नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी कॉन्टेक्स्ट बिफोर दिस। उसके बाद फिर नोबल गैस जब बाद में आई तो उन्होंने नोबल गैस के लिए अलग ही एक स्पेस छोड़ दिया था, जिससे कि उनकी बोलना चाहिए टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखिए दिस गैसेज वाज डिस्कवर्ड वेरी लेट, यह जो गैसेज थी बहुत लेट डिस्कवर की गई क्योंकि दे आर वेरी इनर्ट, क्योंकि अक्री गैस थी, इनर्ट थी और ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं ज़्यादा। एंड प्रेजेंट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ कंसंट्रेशंस इन आवर एटमॉस्फेयर। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैनलीफ पीरियडिक टेबल वाज देन
that when these gases were discovered they could be placed in a new group without distributing the existing order। फिर इसकी एक और अचीवमेंट क्या थी, इसे और एक स्ट्रेंथ मतलब कि प्रबलता कैसे मिली मैनली की पीरियडिक लॉ को, कि जब इनर्ट गैस का रिसर्च हुआ, जब यह बोलना चाहिए डिस्कवर्ड हो या इनर्ट गैस का, तो इनर्ट गैस को कहाँ पर प्लेस मिलना चाहिए, इससे इसकी टेबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने इसके लिए अलग ही स्पेस छोड़ दिया था, जिससे कि इसकी जो टेबल है और बोलना चाहिए क्या हो गई, प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार से ये मैनलीफ की पीरियडिक लॉ उसने बनाया। अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ मैनलीफ क्लासिफिकेशंस। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं। देखिए हर एक चीज़ बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती है। तो इस प्रकार मैनलीफ की पीरियडिक लॉ जो टेबल थी उसमें भी कुछ कमियां थी। तो क्या कमियां थी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल दैट ऑफ एल्केलिल मेटल्स। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए हाइड्रोजन का और एल्केलिल मेटल्स का, तो दोनों का बहुत मैच होता है। इसी प्रकार लाइक एल्केली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड सल्फर टू फॉर्म अ कंपाउंड हैविंग सिमिलर फार्मूला एज शोन इन द एग्जांपल्स हियर। इस प्रकार जो एल्केली मेटल्स के साथ जो हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है तो वह किसके कंपाउंड जैसे दिखते हैं, जैसे कि जो हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उसके कंपाउंड, और एल्केलिल के साथ जो कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन उनके साथ, दोनों के कंपाउंड काफ़ी मैच होते हैं। जैसे कि HCl H2 H2S फिर Na2S Na2O NaS, है ना। इस प्रकार से तो दोनों के कंपाउंड क्या हो रहे हैं, सारे मैच हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जस्ट लाइक हैलोजन हाइड्रोजन आल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आप देख सक रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बन रहा है वो डायटोमिक बन रहा है, एंड इट कंबाइन विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड। और दोनों कंबाइन कैसे हो रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड के थ्रू कंबाइन हो रहे हैं। तो सर्टेनली नो फिक्स पोजिशंस कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियडिक टेबल। तो उनकी जो पीरियडिक टेबल थी उनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि उनकी पीरियडिक टेबल में हाइड्रोजन को एक स्थान नहीं मिला। हाइड्रोजन को उन्होंने दो स्थान पे रखा है, एक एल्केली मेटल्स के साथ भी रखा है और एक उन्होंने हैलोजन के साथ भी रखा है। तो उसे निश्चित फिक्स पोजीशन नहीं मिल पाई किसे, हाइड्रोजन को। दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ मैनलीफ पीरियडिक टेबल। तो यह उसकी मैनलीफ की पीरियडिक टेबल की फर्स्ट लिमिटेशन थी। He could not assign a correct positions of hydrogen in this table। तो उन्होंने अपने टेबल में करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाए हाइड्रोजन को। Isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classifications of elements। उसके बाद क्या हुआ, जब मैनलीफ की पीरियडिक टेबल जब पूरी तरीके से बन गई, डिस्कवर हो गई, उसके बाद कुछ टाइम बाद आइसोटॉप्स क्या हुआ, आइसोटॉप्स का डिस्कवर हुआ। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, लेट अस रिकॉल दिस आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट्स के ऐसे आइसोटॉप्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैच होती है लेकिन उनके एटॉमिक मास कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अब इस प्रकार से जैसे कि आप क्लोरीन के देखो, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। अब क्लोरीन को तो एक ही प्लेस मिला लेकिन उसके दो आइसोटॉप हैं। अब यदि उसके मास के अकॉर्डिंग जमाते हैं तो क्लोरीन को दो प्लेस मिलना चाहिए, 35 को एक 37 को एक, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। तो यह भी उसकी टेबल में कमी थी। दस आइसोटॉप ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोस्ड अ चैलेंज टू मैनलीफ पीरियडिक लॉ। इस प्रकार से उसके लिए एक चैलेंज टाइप का था आइसोटॉप्स के लिए, उसकी पीरियडिक टेबल के लिए। Another problems was that the atomic mass do not increasing in a regular manners in going from one element to the next। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो एटॉमिक मास आ रहा था एलिमेंट्स का उस टेबल में, तो डू नॉट इंक्रीजिंग इन रेगुलर मैनर, तो रेगुलर मैनर में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नहीं आ रहे थे, है ना। तो यह भी एक उसकी बोलना चाहिए टेबल में ड्रॉबैक्स थी। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू एलिमेंट्स। इस प्रकार से जब आइसोटॉप्स की रिसर्च हो गई तब हम यह नहीं कह सकते कि दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स और बीच में आ जाए, है ना। तो यह भी उसकी इसमें एक कमी थी, स्पेशली व्हेन वी कंसिडर द हैवियर एलिमेंट्स। इस प्रकार से उसकी टेबल में कुछ कमियां भी थी और बाद में चल के फिर ये जो टेबल है ये भी फेल होती है। फिर एक न्यू साइंटिस्ट आते हैं, वो एक रिसर्च करते हैं, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि किस प्रकार मैनलीफ ने एक प्रकार से एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए एक टेबल बनाई। और सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए मेन फोकस मेहनत किसने की बोलना चाहिए इसमें, मैनलीफ ने की है। बस थोड़ा सा सुधार कौन करेगा, जो अभी न्यू एक साइंटिस्ट आएगा वो, लेकिन जो मेन बेस बोलना चाहिए किसने दिया, मैनलीफ ने ही दिया। और इस प्रकार से आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।